हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक क्लासेस पर वेलकम करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कैसे बना होता है, वायुमंडल की परतें कितनी कितनी होती हैं। आज हम सेकेंड क्लास में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग फटाफट से जो पहले टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे उसको एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तब तक फटाफट से आप लोग क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वायुमंडल की कितनी परतें होती, 5। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, सबसे ऊपर क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, उसके ऊपर वायुमंडल, यानी ये आपका क्षोभ मंडल हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, इसके बाद ये आपका समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये आपका आयन मंडल, और ये आपका क्या हो जाता है, वायुमंडल। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्षोभ मंडल में। बारिश मौसम संबंधित सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। इसके जस्ट ऊपर क्या आता है आपका, समताप मंडल। समताप यानी ताप बराबर रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस। ओजोन गैस की मोटाई को हम लोग काहे में मेजर करते हैं, डाप्सन में। काहे में मेजर करते हैं, गर्मी के दिनों में जो ओजोन गैस होती है ना, वो फैल जाती है। वो क्या होती है, फैल जाती है। इसकी मोटाई को डाप्सन में, ये कहाँ पर रहती है, समताप मंडल में। समताप मंडल में ही प्लेन उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं, प्लेन उड़ाए जाते हैं। उसके बाद में मध्य मंडल, सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल। ये क्या होता है, सबसे कोल्डेस्ट होता है। इसके ऊपर आपका क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल में आपका क्या क्या पाया जाता है, जो छोटी ऊंचाई पर छोड़े जाने वाले, जैसे पीएसएलवी उपग्रह हो गए, कॉस्मिक किरणें हो गई, और आपकी रेडियो वेव्स हो गई, एरोरा ऑस्ट्रियोलिस, बोरियोलिस, तमाम तरह की जो घातक घातक प्रकाश की किरणें होती वो सब कहाँ पाई जाती हैं, आयन मंडल में। यहीं पर आपका आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है। कहाँ पर है, आयन मंडल में ही पाया जाता है। उसके ऊपर आपका वायुमंडल। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, जीएसएलवी, बहुत ऊंचाई पर छोड़े जाने वाले उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे मंडल। फिर अब हम लोग समझते हैं वायुमंडल के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, यानी ताप और ऊंचाई के बीच में ग्राफ के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और आपका सबसे ऊपर क्या है, वायुमंडल। देखिए, चैनल लास्ट तक देखते जाइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स भी, तो नेपाल की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप लोग फटाफट से पढ़ाई में जुट जाइए और फटाफट से पढ़ते भी रहिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपर क्या होता है, वायुमंडल। देखिए, मान लीजिए आपका 0 डिग्री टेम्परेचर, और 0 के जितना होगे आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और 0 के जितना नीचे जाओगे इधर तो टेम्परेचर आपका माइनस में रहेगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 है, ठीक। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो क्षोभ मंडल में जितना ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटता जाता है, यानी क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री क्या आती है, कमी आती है। यानी आपको ऊंचाई पर जाना तो इसमें टेम्परेचर में कमी आती है, यानी कि हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा, यानी टेम्परेचर कहाँ आएगा, माइनस की ओर। तो देखो, हम लोग ऊंचे भी चले गए और टेम्परेचर कहाँ गया, माइनस की ओर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, क्षोभ मंडल तक, ठीक। अब उसके बाद में समताप मंडल में ताप बराबर होता है। ताप क्या होता है, बराबर, यानी 50 किलोमीटर अगर आप ऊंचाई पर और जाओगे तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहने वाला है, सेम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ऊपर तक चले जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। मध्य मंडल में सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, यानी और ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे ना तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, और ज़्यादा घटने वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य मंडल, यानी और ज़्यादा टेम्परेचर आपका, थोड़ा और ऊपर कर देते इसको, और आपका टेम्परेचर थोड़ा क्या हो गया, घट गया। फिर अब बताओ, आयन मंडल, वायुमंडल में जाओगे तो उसमें कॉस्मिक किरणें, आयन मंडल में एरोरा ऑस्ट्रियोलिस, बोरियोलिस, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो यानी इसके आगे अब जितना ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, माने 0 से क्या जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। तो ये बेसिकली ऊंचाई और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, ग्राफ। देखिए, सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कीजिए, जितना आप ऊपर जाओगे वायुमंडल में टेम्परेचर घटेगा, घटेगा मतलब माइनस की ओर आएगा। तो हम लोग इधर चले आए। फिर उसके बाद जैसे आप समताप मंडल में जाओगे तो वहाँ पर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर एकदम सेम रहने वाला है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, समताप, इसीलिए समताप मंडल। उसके बाद में हम अगर और जाएंगे मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, यानी ऊंचाई पर और जाओगे ना टेम्परेचर और घटेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जैसे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ हो जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल में टेम्परेचर ऊंचाई के बीच का, ठीक। देखिए, आधुनिक मान्यताओं के अनुसार देखा गया कि मध्य मंडल, समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है ना, इसमें समानता पाई जाती है, इसीलिए इन तीनों को हम बोलते हैं सममंडल। इन तीनों को क्या बोला जाता है,
सममंडल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सममंडल। तो ये आपका सममंडल हो जाता है। बाकी इन दोनों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनको तापमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तापमंडल। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले सममंडल किन्हें बोलते हैं, तो मध्यमंडल, सप्ताहमंडल, क्षोभमंडल, इन तीनों को क्या बोलते हैं? सममंडल। तापमंडल यानी इनका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से इन दोनों को क्या बोला जाता है? तापमंडल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? तापमंडल। अब बेसिकली हम लोग समझते हैं सूर्य की ऊर्जा के बारे में, कितनी ऊर्जा आती है, कैसे क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? सन। ठीक, सन से आने वाली हम लोगों को 100% ऊर्जा में से सिर्फ 51% ऊर्जा ही मिलती है, सिर्फ 51%। इतने में ही सोचिए हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब देखिए सन से ऊर्जा आ रही हो, बीच में क्या पड़ रहे हैं? बादल। बीच में क्या पड़ रहे हैं? बादल। तो सन से ऊर्जा मान लो 100% स्टार्ट हुई थी, अब आ रही थी सारी प्रकाश किरणें सन से, अब बादल बीच में पड़ गए तो बादल क्या करते हैं? सन की ऊर्जा का लगभग 14% खुद सूंघ लेते हैं। बादल क्या करते हैं? जितनी भी एनर्जी होती है सन की, उसका 14% लगभग बादल खुद क्या कर लेते हैं? सूंघ लेते हैं। और 27% लगभग क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। माने 27% चुपचाप रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कितना रिफ्लेक्ट कर देते हैं? 27%। देखिए सूर्य की जितनी भी ऊर्जा आ रही थी 14% बादल सूंघ लेते हैं, बाकी 27% वो क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, और ये बीच में क्या मिलेगा? बीच में धूल, वायु, मिट्टी के कण है, इसमें भी धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो भी क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बाकी जितने धूल मिट्टी के कण होते हैं ये लगभग 6% क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी ये किसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है? बादलों के द्वारा। और ये किसके द्वारा? धूल मिट्टी के कणों के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक, और बाकी और नीचे चले जाओगे पृथ्वी पर भी आपको क्या दिखेंगे? पृथ्वी पर भी तो देखो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण दिखते हैं, ये भी प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये कितना रिफ्लेक्ट करते हैं? 2%। यानी 2% यहाँ पर पृथ्वी पर जो उपस्थित है धूल मिट्टी के कण, ये सब क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो 27 और 6 आपका कितना हो जाता है? 27 6 कितना हो जाता है? 33। 33 2 कितना होता है? 35। यानी 35% ऊर्जा तो ऐसे ही वापस चली जाती है। यानी आपका क्या होता है? जो 35% ऊर्जा होती है सन की, 35% ऊर्जा जो होती है ना वो वापस चली जाती है। 35% ऊर्जा वापस चली जाती है। इस ऊर्जा को ही बोलते हैं एलवीडो। क्या बोला जाता है? एलवीडो। ये बहुत तगड़े क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। एलवीडो क्या होता है? तो वह प्रकाश जो पृथ्वी पर ना आ पाए, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एलवीडो। कितना होता है? 35%। 27% बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर बीच में जो वायुमंडल पड़ता है उसके द्वारा 6% रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर पृथ्वी पर स्थित जो धूल मिट्टी के तमाम सारे कण होते हैं वो 2% को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो सबको जोड़ लो कितना हो जाता है? 14%। ये लगभग वापस लौट जाता है और इस वापस गए हुए प्रकाश को बोला जाता है एलवीडो। क्या बोलते हैं हम लोग? एलवीडो बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में देखो और क्या होता है, वापस चला गया तो हम लोगों के वहां पहुंचता कितना है? तो भैया अगर ये आप टोटल निकाल दो, 14% बादलों ने सोख लिया तो टोटल 51%। कितना? 51% ऊर्जा पृथ्वी तक आती है। कितनी ऊर्जा आती है पृथ्वी तक? सिर्फ और सिर्फ 51% ऊर्जा ही कहाँ तक आती है? पृथ्वी तक। बाकी सारी ऊर्जा वापस लौट जाती है, बाकी सारी ऊर्जा वापस लौट जाती है। समझिए कि नहीं? तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल की जो परतें होती हैं इनकी द्वारा हमारे शरीर के ऊपर या पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। समझिए कि नहीं? इसका आभास हमको इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दाब जो होता है ना बचपन से ही, जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते तब से ही हम पर होता है। तो जो चीज़ बचपन से ही होती है ना उसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए आपको महसूस ही नहीं। तो जैसे आपके सर के ऊपर बाल हैं, ये शुरू से बचपन से ही, तो इसलिए इसका प्रेशर हमको पता नहीं चलता है। तो इसी तरह वायुमंडल भी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं होती सबके ऊपर एक दाब लगाता है, उसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए पृथ्वी पर स्थित समस्त वस्तुओं पर दाब लगाया जाता है। इस दाब को मापने के लिए भी कोई तो डिवाइस होनी चाहिए, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का दाब यूज किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब होता कितना है? 1013.23 मिली बार। कितना होता है? 1013.23 मिली बार, या फिर 76 सेंटीमीटर। यानी पारे के 76 सेंटीमीटर का जो दाब होता है वही क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। अब ये क्या होता है समझो, जैसे देखो जो पारा होता है ना बेसिकली वो एक ट्यूब की तरह होता है ऐसे करके। अब देखो इस ट्यूब में आपको पारे को भर देना है, और कहाँ तक उसको भरना है? 76 सेंटीमीटर तक। 76 सेंटीमीटर तक आपको पारे को ऐसे क्या करना है? भर देना है। ठीक, अब इसके नीचे अगर आप ऐसे उंगली अपनी लगाओ तो ये पारा आप पर जितना दाब लगाएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। जैसे मान लीजिए, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस बॉटल में आपका क्या भरा हुआ? 76 सेंटीमीटर तक पारा भरा हुआ है। अब इसको आप लोग अपने ऐसे उल्टा कर लीजिए।
अब पानी आपके ऊपर, हाथ के ऊपर दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो ये जितना दाब लगाएगा ना वही आपका क्या है, वायुमंडलीय दाब, वही आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर दो तरह के होते हैं, एक आपका एन राइट बैरोमीटर, एक आपका 14 बैरोमीटर। एन राइट बैरोमीटर बेसिकली ऊंचाई को मापता है, 14 बैरोमीटर मौसम को मापता है। अब इसकी 3 केसेस हो सकती हैं। देखो पहला केस, यदि बैरोमीटर का पारा नीचे चला गया, अचानक से पारा नीचे चला गया, तो इसका मतलब होता है चक्रवात। इसका मतलब क्या होता है, आंधी चक्रवात। नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि दबाव में अचानक क्या गई, कमी। दबाव में अचानक क्या गई, कमी। तो जब दबाव कम हो जाएगा तो यानी वहां पर हवाएं चारों तरफ से एकदम से चली जाएंगी। तो जब हवाएं खूब जोर से आएंगी तो क्या हो जाएगा, चक्रवात, आंधी तूफान आ जाएगा। यानी पारे का जब पारा अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आ जाएगा। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बारिश होगी, क्योंकि बारिश भी धीरे धीरे होती है, ठीक आती है। अगर पारा ऊपर जा रहा है तो साफ मौसम। देखो अचानक से पारा नीचे गिर गया तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा, ऊपर गया तो साफ मौसम, ऊपर गया तो साफ मौसम। हम लोग जब साफ मौसम होता तभी तो छत के ऊपर आते हैं। तो ऐसा करके याद रखना, ऊपर गया तो साफ मौसम, नीचे गया तो वर्षा, और अचानक से नीचे गया तो चक्रवात। तो ये हो जाता है आपका वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, वायुमंडलीय दाब की पेटियों के बारे में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।